नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 167 देशों की धार्मिक संरचना से संबंधित एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 1950 से लेकर वर्ष 2015 तक हिंदुओं की आबादी में लगभग 7.82 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट और इसके सामान्य अध्ययन या ये रिपोर्ट सामान्य तौर पर क्या कहती है, आज इन फोकस की प्रोग्राम में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खबर को थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद देखेंगे कि वस्तुतः ये रिपोर्ट कहती क्या है और इससे आप किस तरह के इन्फ्रेंसेस या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है, ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज जैसे खंडों से जुड़ेगा और साथ ही आप इसे प्रश्न पत्र 3 जैसे खंडों से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न है, ये प्रश्न 3 में भी पूछे जाते हैं। साथ ही सामाजिक न्याय जैसे खंड जो प्रश्न पत्र 2 से जुड़ते हैं और इससे संबंधित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, किसी न किसी तरह से एथिक्स में भी यानी प्रश्न पत्र 4 में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तरह से संपूर्ण चारों प्रश्न पत्रों को ये कवर करता है। ये टॉपिक ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी है। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले आज की खबर को थोड़ा सा विश्लेषण विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, या आप कह सकते हैं कि एक अध्ययन का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ये विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट का, या आप कह सकते हैं कि इस अध्ययन का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा, शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री विश्लेषण। यानी अलग अलग देशों का एक विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से हमें 1950 से लेकर के 2015 के बीच की अवधि के बारे में, अलग अलग देशों की धार्मिक संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और कितने देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? 167 देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामान्य तौर से डेटा कहां से लिया गया है? इस डेटा का जो ये जो पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, इसकी जो निर्भरता है वो है राज्यों की धार्मिक विशेषता यानी रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स डेटा सेट 2017, जो वस्तुतः हर साल एक प्रोजेक्ट है। हर साल रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित अलग अलग राज्यों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन किन देशों पर सामान्य तौर से केंद्रित है? यह अध्ययन उन देशों पर केंद्रित है जिनके यहाँ 1950 में कुल आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बहुसंख्यक धर्म से था। यानी वहां कम से कम एक धर्म ऐसा था जिसकी आबादी 50% से अधिक थी 1950 में। इस तरह के देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत में हिंदुओं की आबादी में गिरावट हो रही है, इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया गया है। कुछ और बातें ये भारत में धार्मिक संरचना को लेकर के कहती है। किस तरह की बातें प्रस्तुत की गई है? इसमें कहा गया है कि हिंदू, जैन और पारसी भारत के 3 धर्म ऐसे हैं जिनकी आबादी, जिन धार्मिक समुदायों की आबादी सामान्य तौर से घट रही है। जैसे 1950 में हिंदुओं की आबादी भारत में 84.68% थी, जो 2015 में घट करके 78.06% हो गई है। उसी प्रकार से जो जैन धर्म की आबादी थी वो 1950 में 0.45% थी टोटल आबादी की तुलना में, और जो 2015 में घट करके 0.36% हो गई है। पारसियों की आबादी भी 0.03% से घटकर 0.004% हो गई है। जबकि कुछ धार्मिक समुदाय ऐसे हैं जिनकी सामान्य आबादी में बढ़ोतरी हो रही है 1950 से लेकर के वर्ष 2015 के बीच में। कौन कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध में। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि 1950 में हमारी टोटल जनसंख्या में मुस्लिमों का जो प्रतिशत था वो 9.84% था, और जो बढ़कर के 2015 में 14.09% हो गया है। उसी प्रकार सिखों की आबादी भी 1.24% से बढ़कर के 1.85%,
ईसाइयों की आबादी 2.24% से बढ़कर 2.36% और बौद्धों की आबादी 0.05% से बढ़कर के 0.81% हो गई है। तो हम इससे किस तरह के इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं? हो सकता है कि हमारे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसने इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा है कि इस रिपोर्ट का गलत विश्लेषण भी किया जा सकता है। इसलिए इस रिपोर्ट का एक सही विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए जो व्यापक जनसांख्यिकीय रुझानों को हमारे सामने प्रस्तुत करता हो। तो हम इसका एक सही विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास आपके सामने करेंगे और इसका एक सबसे सटीक जो विश्लेषण है वो ये है कि भारत में घटती बहुसंख्यक आबादी यानी बहुसंख्यकों की जो आबादी कम हो रही है और बढ़ती अल्पसंख्यक आबादी यानी जो अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, ये वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। और जब हम वैश्विक रुझानों की बात करते हैं तो सामान्य तौर से आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर सकते हैं, क्योंकि इन 167 देशों का जो विश्लेषण किया गया है, इनमें OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के, जो कि 38 देशों का एक संगठन है, इसके 35 देशों को भी शामिल किया गया है। और इन 35 देशों में से जो इस अध्ययन में प्रस्तुत किए गए हैं वो 25 देश ऐसे हैं जो यूरोप से संबंधित हैं और जहां पर उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सामान्य तौर से पालन होता है और जिनके लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जिनका पालन लगातार होने से नीतिगत निर्णयों के माध्यम से और सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक आबादी में एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है और जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी यहां पर 29% की गिरावट देखने को मिलती है, जो भारत के ही आंकड़ों के अनुरूप है। जिस प्रकार से भारत में बहुसंख्यक आबादी में घटाव हुआ है और जो अल्पसंख्यक आबादी है उसमें किसी न किसी प्रकार की वृद्धि देखने को मिली है, ये इसी तरह के OECD 25 OECD देशों के समान है, जो भारत में महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यों, राजनीतिक निर्णयों और सामाजिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। ऐसे नीतिगत कार्यों का, ऐसे राजनीतिक निर्णयों का, ऐसे सामाजिक प्रक्रियाओं का जो भारत में रिलीजियस डाइवर्सिटी को बढ़ने के अनुकूल माहौल का निर्माण कर रहा है। यानी जो धार्मिक विविधता है अगर वो भारत में बढ़ रही है तो उसके एक अनुकूल माहौल का निर्माण उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों ने किया है, जो OECD के देशों के अनुरूप है। जिस प्रकार से वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से भारत में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है। और ये मीडिया के उस नॉइज के, उस शोर के समान नहीं है जिसके अनुसार बताया जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। यानी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं 1950 से लेकर 2015 के बीच ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये दरअसल मीडिया शोर है और वास्तविक स्थिति को प्रकट नहीं करता, क्योंकि OECD देशों के समान भारत में भी अल्पसंख्यकों की आबादी में वृद्धि हो रही है। लेकिन एक और आंकड़ा जिसको इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है कि इस जो ये आंकड़ा घटती बहुसंख्यक आबादी और बढ़ती अल्पसंख्यक आबादी के वैश्विक रुझान से संबंधित है, जो भारत के अनुरूप है। इसी के दौरान हमें इसमें एक भिन्नता, एक अपवाद भी देखने को मिलती है जो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित है। आप देखिए कि भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। जैसे भारत, म्यांमार, नेपाल और मालदीव ऐसे देश हैं जहां पर उनकी बहुसंख्यक आबादी 1950 से लेकर के 2015 तक बढ़ी है। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश ऐसे हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है, न कि इनके समान घटी है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है और जो पड़ोसी देशों के अंतर्गत जो धार्मिक संरचना है उसमें भारत के संदर्भ में एक भिन्न स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। इसी संदर्भ में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि धार्मिक आबादी से संबंधित ये जो आंकड़े हैं इनका एक गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे संबंधित जो व्यापक जनसांख्यिकीय रुझान है उनको गलत तरीके से पेश करके किसी समुदाय के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल भी बनाया जा सकता है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत में सभी धार्मिक समूहों के टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर में एक गिरावट प्रस्तुत की गई है। कुल प्रजनन दर यानी प्रजनन दर का मतलब क्या है? अपने एक सामान्यतः एक जीवन काल में या महिला का जब फर्टिलिटी पीरियड होता है, सामान्य तौर से उसको 15 से 49 वर्ष की उम्र तक परिभाषित किया जाता है। तो अपने फर्टिलिटी
समयावधि में एक महिला द्वारा जितने औसतन बच्चों को जन्म दिया जाता है, औसतन जन्म दिया जाता है, उसको हम फर्टिलिटी रेट के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर किसी देश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के समान आ जाता है, तो इसका मतलब है कि जनसंख्या वहां पर स्थिरता को प्राप्त कर लिया है। एक प्रजनन दर की एक स्थिरता को ये प्रदर्शित करता है। और अगर इससे नीचे कोई फर्टिलिटी रेट चला जाता है किसी देश का, तो इसका मतलब है कि एक समय के बाद जनसंख्या जो है घटना शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े 2019-21 के अनुसार भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, यानी स्थिरता दर से, प्रजनन की स्थिरता दर से भी नीचे चला गया है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है, यानी 2.0 से भी नीचे की तरफ जा रहा है। और ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से भारत समय के साथ जनसंख्या में न केवल स्थिरता प्राप्त कर लेगा, बल्कि हो सकता है कि जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट भी होना शुरू हो जाए। और इसका एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यहां प्रस्तुत किया गया है, वो क्या है, 2005-6 से 2019-21 तक मुस्लिमों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें 1% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी वहां भी धीरे धीरे जो कुल प्रजनन दर है वो कम होती जा रही है और जनसंख्या की स्थिरता को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रही है। इसी प्रकार से हिंदुओं के टोटल फर्टिलिटी रेट में भी 0.7% अंक की गिरावट है। और वहां भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक स्थिरता दर, प्रजनन दर की एक स्थिरता को प्राप्त समय के साथ हो सकता है। यानी इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि भारत समय के साथ प्रजनन दर में, यानी 2.1, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पहुंच गया है। यानी न केवल भारत समय के साथ पॉपुलेशन में स्थिरता प्राप्त करेगा, बल्कि हो सकता है कि उसकी पॉपुलेशन समय के साथ घट भी जाए। ये इसी तरह की चीजों को प्रस्तुत करता है ये पूरे आंकड़े। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सूचना है। आप जानते हैं हमने हाल ही में अपनी इंदौर शाखा को शुरू किया है और इंदौर शाखा में आपकी आईएएस की तैयारी को अच्छी तरह से कराने के लिए हमने एक आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स को प्रारंभ किया है। इस फाउंडेशन कोर्स के ऑनलाइन सुविधा भी आपको दी जाएगी, यानी जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका फायदा आप ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। इस फाउंडेशन जीएस बैच की हिंदी माध्यम में शुरुआत 6 मई से हो गई है। ये बैच सुबह जो आपकी क्लासेस होंगी वो सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ होंगी। इसी तरह से इंग्लिश माध्यम की क्लासेस 9 मई से प्रारंभ हो गई हैं और इसकी जो क्लासेस ली जाएंगी वो 6:30 बजे से ली जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर विवेक देबराय, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।